हेलो फ्रेंड्स। आज हम वोल्केनो में आगे का देखते हैं कि वोल्केनो होने के बाद, वोल्केनो उद्गार होने के बाद जो भिन्न भिन्न आकृतियाँ बनती है इस प्रोसेस में, वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है। तो इसके जो पार्ट्स डिस्कस करती हूँ, मतलब इसमें ये है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, देखिए, पहली बात तो आप ये देखिएगा कि जब ज़मीन के अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम मैग्मा कहते हैं, और जब वो बाहर आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। ठीक है। तो अब हम इसके अलग अलग चरण देखेंगे कि कैसे कौन कौन सी ये डिफरेंट डिफरेंट जो आकृतियाँ हैं ये बनी हुई हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ये बेस में है, ये इस तरीके से लावा जमने से ये जो आकृति बन रही है, मैग्मा जमने से, सॉरी, इसे क्या कहते हैं, बैथोलिथ। तो बैथोलिथ क्या है ये देख लीजिए दोबारा। ये बैथोलिथ कुछ इस तरीके से है, ये देखिए। तो बैथोलिथ ये क्या है, जमीन में गहराई में है। जमीन में किधर है, गहराई में। तो ये पहली बात गहरे भागों में मिलता है, और ये गुंबदाकार शेप लिए हुए होता है। और फिर क्या है, ये जमीन में गहराई में है। जब कोई चीज़ गहराई में होगी तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ठंडी होगी, है कि नहीं। जब कोई चीज़ धीरे धीरे ठंडी होती है तो जो उसके कण हैं वो क्या होते हैं, आपस में जुड़ते जाते हैं। तो ये जो बैथोलिथ है, इसके कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। तो गहरे भागों में होते हैं, इनके मैग्मा का गुंबदाकार जमाव होता है, इनके कणों का आकार बड़ा होता है। उसके आगे है लैपोलिथ। तो लैप लैप मतलब गोदी, उससे याद रखिएगा कि गोदी में कोई तभी तो होगा जब ये कैसी शेप होगी, कनकेव, है ना, जो हम साइंस में लेंसेज में पढ़ते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। तो ये लोपोलिथ, तो लोपोलिथ कैसी शेप का होगा, कनकेव। तो बस इसमें इतना ही याद रखना है, बस इतना है कि यह मैग्मा के जमाव के द्वारा बनने वाली आकृति है, जो कि जिसकी जिसकी शेप कैसी होती है, यह होती है अवतल। तो अवतल बेसिन का निर्माण करती है। इसका जस्ट अपोजिट होता है लोकोलिथ। लोकोलिथ कैसी शेप होती है, ये होती है उतल। तो इसमें वही है, ये मैग्मा के द्वारा बनने वाली आकृति है, जिसकी की जो जो आकृति है वो कैसी होती है, इसकी उतल होती है। कैसी होती है, उतल। फिर है ये सैकोलिथ। तो सैकोलिथ से आप ये ध्यान रखिए कि हमने यहाँ बैथोलिथ पे खड़े होकर कोई बॉल ऊपर को फेंकी, तो फैकोलिथ। तो फैकोलिथ क्या होता है, इस तरीके से, फिर ये ऊपर गया, फिर ये, मतलब वही, ये है उतल टाइप स्ट्रक्चर, आप फेंक रहे हैं बॉल को। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है फैकोलिथ। तो फैकोलिथ मोड़दार पर्वतों के अभिनतियों व अपनतियों में अभ्यंतरिक लावा जमाव है। ठीक है ना। तो अभिनति और अवनतियों में इस तरीके से मोड़दार हैं ये। तो इनमें क्या है, लावा का, या सॉरी मैग्मा का जमाव। अब चलते हैं, इसके अलावा है आपका ये हो गया, फिर है सिल और है डाइक। अब देखिए, इस तरीके से जो मैग्मा या लावा का जो जमाव होता है, इस तरीके से, मतलब क्षैतिज रूप में जो जमाव है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सिल। और जो लंबवत रूप में जो जमाव होता है वो क्या कहलाता है, डाइक। मतलब कहने का ये है कि किसी भी, अब देखिए, ये मान लीजिए कि ये इतना बड़ा हिस्सा है, ठीक है ना, अर्थ का। अब क्या हुआ, यहाँ से जो मैग्मा है ये बाहर निकलेगा। अच्छा, बाहर निकलने का नॉर्मली हम क्या देखते हैं, हमने देखा था एक तो दरारी उद्भेदन और एक केंद्रीय उद्भेदन। तो केंद्रीय उद्भेदन में क्या होता है ना, कि जो पर्वत का सेंट्रल रीजन है वहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता है। अब इस प्रोसेस के चरणों में क्या होता है, जगह जगह जो मैग्मा है उसका जमाव होता जाता है। ठीक है ना। तो वही हम आकृतियाँ देख रहे हैं, मतलब टाइम के साथ गर्मी से धीरे धीरे ठंडी होकर ये अलग अलग शेप एंड साइज में बन जाती हैं। तो ऐसे ही जब ये क्षैतिज रूप में जम जाती है तो इसे क्या कहते हैं, सिल कहते हैं। और जब ये लंबवत रूप में जम जाती है तब इसे हम क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, डाइक। अब आप ये देखिएगा कि इसे तो हम डाइक कह रहे हैं, लंबवत रूप में है। यहाँ पर भी लंबवत रूप में जमेगी, यहाँ पर हम इसे कोई और नाम देंगे। क्यों, क्योंकि यह है इस पर्वत के सेंटर पर है, उस नदिका से है जिससे कि ज्वालामुखी उद्गार होता है।
आगे चलते हैं, आगे है अपना क्रेटर। आपने क्रेटर नाम सुना होगा। क्रेटर एक लेक है महाराष्ट्र में, लोनार नाम सुना होगा। तो ये क्रेटर क्या होता है, देखिए, ये है मान लीजिए ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ जो ज्वालामुखी उद्गार था ये बंद हो गया, धीरे धीरे कई सालों तक हुआ ही नहीं, बंद हो गया ज्वालामुखी उद्गार होना। तो यहाँ पर यह इस तरीके से एक गड्ढा बन जाएगा, ठीक है। अब फिर बारिश वारिश होगी तो इसमें क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। तो ये जो इस तरीके से बाउल की शेप में ये गड्ढा बन जाएगा, है ना। तो इसे हम कहते हैं क्रेटर, ठीक। अब धीरे धीरे जब इसमें पानी भरने लगेगा तब ये एक झील की फॉर्म ले लेगा। तो ये जो झील है या जो ये जो लेक है, इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं क्रेटर झील या क्रेटर लेक। अब जरा रीड कर लेते हैं। क्रेटर, ज्वालामुखी के मुख पर कीपाकार गर्दनुमा आकृति, जल भरने पर क्रेटर झील बन जाती है। एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का लोनार झील। नेक्स्ट, कालडेरा। अब कालडेरा क्या है, ये जो आपकी क्रेटर बना ना, यही क्रेटर अगर थोड़ा बड़ा बन जाए साइज में, मतलब कि क्रेटर का ही विस्तृत रूप, यह अब उसी क्रेटर में अगर धसाव हो गया, ठीक है ना, या विस्फोट हो गया तो वो और बड़ा हो जाता है रूप उसका, वही कालडेरा कहलाता है। आगे है डाइट्रेम। डाइट्रेम को परिभाषित करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, क्योंकि जो डाइट्रेम है वो इन दो का संयुक्त रूप कहलाता है। इसमें एक तो है लावा डाट और एक है ज्वालामुखी ग्रीवा। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, अब मैंने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में कि जो लावा होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है अम्लीय, एक होता है क्षारीय। अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है और क्षारीय जो लावा होता है उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, ठीक है। सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण जो लावा है वो थोड़ा गाढ़ा होता है। अब गाढ़ी चीज़ क्या होगी, एक तो उसका फैलाव कम होगा और दूसरा क्या होगा, वो जम जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो अम्लीय लावा है वो इस पोर्शन में जम जाता है धीरे धीरे, ठीक है। इस पोर्शन में जम जाएगा, अब विस्फोट नहीं होगा, ठीक है। तो ये मतलब कहने का ये है कि ये मान लीजिए आपका सरफेस है, ये आपका माउंटेन है, यहाँ पर इतने पोर्शन में ये क्या हुआ, लावा इसका जम गया, अम्लीय लावा था, और धीरे धीरे जो और लावा आया ये इसकी नली में रुक गया, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कि कैप है, इसका डॉट है, तो ये ही डॉट कहलाता है। और ये इसकी ग्रीवा कहलाती है, इसकी गर्दन। इसमें भी क्या हो गया, ये अम्लीय लावा जम गया। तो यह संयुक्त रूप में, मतलब कि ज्वालामुखी डॉट प्लस ग्रीवा, ये दोनों मिलकर के डाइट्रैम बनाते हैं। इसको ही संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है, डाइट्रैम कहा जाता है। समझ आ गया तो रीड कर लीजिए। अधिक सिलिका युक्त लावा ज्वालामुखी के मुख पे जमा हो जाता है। यदि ज्वालामुखी शंकु का विवर ज्वालामुखी लावा से भर जाए तो ये डॉट और नली में जमी हुई जो ज्वालामुखी पट्टी है वो ग्रीवा कहलाती है, और यही संयुक्त रूप में क्या बनता है, डाइट्रैम, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हमने अलग अलग आकृतियाँ देख ली। अब क्या हुआ, अब हम ये देखेंगे कि जब विस्फोट हो रहा है, ठीक है ना, जब विस्फोट हो रहा है तो अब क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने चींटी का घर देखा होगा, चींटियाँ बना लेती हैं ऐसे, हल्का हल्का ऊंचा 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 होता है ना। चींटियाँ ऐसे हल्का हल्का निकलती हैं तो वो दरदराजा होता है, आप उस पर पैर रखेंगे तो पैर धंस जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से तो वो तो भाई चींटियों का है। तो अब आप सोचिए, जब अर्थ से इतनी ज़्यादा मात्रा में लावा मैग्मा बाहर आएगा तो वहाँ पर भी तो शंकु का निर्माण होगा। तो अब हम देखते हैं कितने प्रकार के शंकु बनते हैं। जब अपना मैग्मा लावा के फॉर्म में बाहर आता है, उससे अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के शंकु बनेंगे। अब हम देखते हैं ये शंकु कैसे होते हैं। तो सबसे पहला है सिंडर या राख शंकु। देखिए, अब आप अज्यूम कीजिए राख शंकु कैसा होगा, ऊंचाई कम होगी उसकी, राख है वो, ज्वालामुखी की राख से होगा, और उसका जो ढाल होगा वो कैसा होगा, अवतल होगा, ठीक। राख शंकु। आगे चलिए,
लावा शंकु, तो लावा शंकु तो हम कल से बार बार देख रहे हैं कि लावा दो तरीके के होते हैं, अम्लीय लावा होता है, क्षारीय लावा होता है। अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है। अब क्योंकि ये गाढ़ा होता है तो गाढ़ी चीज़ विस्फोट ज़्यादा करती है, ये पतला होता है तो ये कम विस्फोट करता है। ठीक है। अच्छा, अब कोई गाढ़ी चीज़ है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है तो वो ऊंचाई ज़्यादा होगी। गाढ़ी चीज़, अब ये ऐसे मान लीजिए निकल रहा है ना, तो ये फैलाव तो कम होगा, ये यूं यूं निकलेगा, फिर यूं निकलेगा, फिर यूं, मतलब फैलेगा नहीं क्योंकि गाढ़ा है। ये क्या है, ये फैलेगा। मान लो ये दरारी उद्भेदन हुआ, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो ये पठार का फॉर्म ले लेगा, ये आपका माउंटेन का फॉर्म ले लेगा। ठीक है ना। तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, इसकी ऊंचाई कम होती है, इसका विस्तार कम होता है, लेकिन इसका विस्तार ज़्यादा होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये हो गया पीलियन तुल्य या स्ट्रॉम्बोली। पीलियन जो ज्वालामुखी होता है ना, ये विस्फोट बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है। स्ट्रॉम्बोली भी बहुत ज़्यादा करता है। हवाइयन कम करता है। ठीक है। इससे ज़्यादा इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं बजाय पीलियन के। ये शांत होता है हवाइयन तुल, पीलियन ज़्यादा डिस्ट्रॉयड होता है। नेक्स्ट है मिश्रित ज्वालामुखी शंकु। तो मिश्रित में क्या होगा, सब कुछ होगा। इसमें भाई राख भी निकलेगी, इसमें अम्लीय लावा भी निकलेगा, इसमें क्षारीय लावा भी निकलेगा, इसमें सिंडर, राख, सब कुछ चीज़ें निकलेंगी। तो ये जो ज्वालामुखी है थोड़े ऊंचे हो जाएंगे जब सारी चीज़ें मिक्स होकर निकलेंगी। तो इसके तहत कौन सा आता है, इसका एग्जाम्पल जापान का फ्यूजियामा। जापान का फ्यूजियामा कैसा है, मिश्रित, क्योंकि इसमें सभी जो चीज़ें हैं वो निकल रही हैं। नेक्स्ट, लास्ट, परपोषित या आश्रित शंकु। ये कैसे बन गया, ये तो परपोषित है, आश्रित है। तो जैसा अभी हमने डायट्रम पीछे देखा था, तो अब क्या हुआ भाई, ये जो हिस्सा था ये तो ब्लॉक हो गया है कि नहीं। अब प्रेशर से ये आपका मैग्मा आया, अब यहाँ ये जा नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, इस जगह को फाड़ कर बाहर आ जाएगा। तो अब ये इस जगह को बाहर फाड़ कर बाहर आया है कि, है ना। तो यहाँ पर ये जो आपका लावा है या जो मैग्मा है वो जमता चला जा रहा है। तो यहाँ पर यह एक शंकु की आकृति बना लेगा जमते हुए, और यही क्या कहलाएगा, आश्रित शंकु। क्योंकि ये जो मेन आपका कोन है या जो शंकु है उसके साइड में बना है। ठीक। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, आश्रित शंकु। अब हम इसे रीड कर लेते हैं। तो आश्रित शंकु मुख्य नलिका में लावा जमाव के कारण उपनलिकाएं या शाखाएं निकल जाती हैं। ज्वालामुखी शंकु के ढाल पर एक अन्य शंकु निर्मित हो जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, परपोषित या आश्रित शंकु। तो आपको ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बनने वाली आकृतियाँ समझ में आई होंगी। मेंस के पेपर में इसमें 2 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आई थिंक अगर आ जाएगा तो हल्का सा आप डायग्राम बना देना, और 2 नंबर में आए तो 2 लाइन लिख देना, सफिशिएंट है। 5 नंबर में आए तो बड़े वाले आएंगे, जैसे कि ज्वालामुखी शंकु के प्रकार बताइए, उनका वर्णन कीजिए। तो आई थिंक अब आप कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।